गेट से लगी गुमटी के भीतर जंग खाई कुर्सी से डंडा टिकाए खाकी वर्दी में मीठी ऊँग रहे चौकीदार तावड़े को गाली गलौच भरे शोर ने सहसा हड़बड़ा दिया। कानों पर विश्वास करने के लिए उसने अपने ऊँगते शरीर को सप्रयास समेटा, फिर न खुलने के लिए जिद्दिया रही पलकों को पटपटाया और शोर को समझने की कोशिश की। वास्तव में शोर हो रहा है, कोई सपना नहीं देखा उसने। ऊँघ अभी भी उसकी रानों और जूतों में कैद पंजों में दुबकी हुई उसकी अलसाही देह से मुक्त होने को राजी नहीं थी। शोर कुछ और स्पष्ट हुआ। गालियों के कुछ कतरे हवा का रुख गुमटी की ओर होने के साथ ही इधर उछल आए। साथ ताल देती सी तीखी ताड़ ताड़, किसी पतरे को पीटने जैसी आवाज़। दिमाग सन्न से चौंका। पतरे पर हो रही चोट ने एक पल को संभ्रम पैदा किया। खालिस ईंट गारे की इमारतों के बीच पतरा कहाँ से आया? कुर्सी पीछे खींचकर फुर्ती से खड़ा हो गया। स्वतः से बुदबुदाया, कहीं से पन आया हो जो हो रहा पक्का अपनाच कॉलोनी में। बाप रे! उसने भुजाएं मरोड़कर सुस्ती की आखिरी किस्त झटकी और गुमटी से बाहर निकल आया। सहसा ख्याल आया कि ज़रा वक्त पता कर लें। बाईं कलाई पर बंधी धुंधली डायल वाली घड़ी उसने गौर से देखी। 1:30 बजने को था। इतनी रात गई, यह शोर? ठमक कर उसने शोर की दिशा में टोह ली। शोर उसे 3 नंबर वाली इमारत के बेसमेंट से आता हुआ महसूस हुआ। गेट से 3 नंबर वाली इमारत का फासला बमुश्किल 3-4 मिनट पैदल का होगा। वह हुड़क कर सरपट भागा। नीचे वाले घरों में शोर पहुंच चुका था। कुछ फ्लैटों में जमघट हो चुकी थी। कई सोई बालकनियों की रोशनियों उसके दौड़ते न दौड़ते जग उठी। कुछ प्रश्न अकुलाकर उसकी ओर कूदे। गुरखा, क्या हुआ? कौन गाली बक रहा? कोई क्या तोड़ता? हम सोने को नहीं सकता? उसने रुक कर किसी को कोई जवाब नहीं दिया, पर जैसे ही वह तीसरे नंबर वाली इमारत के बेसमेंट में दाखिल हुआ, सामने का दृश्य देख उसकी आंखें फट गईं। सामने मोटिया था। मोटिया के हाथ में एक लंबी लपलपाती सरिया थी। उसी सरिये से वह सक्सेना साहब की झक सफ़ेद टोयोटा पर निर्ममता से प्रहार किए जा रहा था। साथ ही उगल रहा था जुगलबंदी करती भद्दी अश्लील गालियों की बौछार। पहले से ही सहमे से खड़े 4-5 लोगों की उपस्थिति से लापरवाह मोटिया की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसने पलटकर सरिया उसकी ओर तान लिया। आगे नहीं बढ़ना हो, नहीं तो खोपड़ी टुकड़े टुकड़े करके छोड़ूंगा। बहुत अच्छा, घर में नौकरी लगाया। अब भी जाके वो बड़ा आदमी को बोल बोल उसको अभी नीचे उतर के आने को। कुतरे का औलाद नहीं मैं को खल्लास नहीं किया ना, धक्का दे के निकाला ना मेरे को दरवाजे से। काय को पूरा पगार मांगा ना इसी वास्ते। काट, बोलना अभी अच्छा तरीके से खाड़ा काट। देखता मैं, बरोबर देखता। बहुत धांधल सेन किया, अब भी सीधा हो जाएगा वो सेठिया। मोटिया कुछ डग पीछे हटकर फिरकी सा घूमा और अपनी पूरी ताकत निचोड़ सरिया कार की विंडस्क्रीन पर दे मारा। छनाक! शोर उठा। किरचे बिखरी नहीं, मसहरी की शक्ल में टंगी रह गईं। गाड़ियों के सहारे टिके हुए लोग मोटिया का यह विध्वंसक रूप देख भयभीत हो उन्हीं गाड़ियों की आड़ में दुबक गए। तावड़े अपनी जगह पर से बिना हरकत किए चीखा। मोटिया! उसके दांत तनाव से भिंच गए। भिंचे दांतों के सुराखों से गुजरती खिसखिसाती आवाज में उसने मोटिया को चेतावनी दी। फेंक दे सरिया बेअकल, मैं बोलता फेंक दे, नहीं तो सक्सेना साहब तेरी बोटी बोटी अपने जाड़ियां कुत्तों को खिला देगा। चुप बे चम्मच! मोटिया ने होठों पर बजबजा आए थूक को पिच से बगल वाली फिएट पर थूका, फिर गर्दन को झटका देकर आंखों तक छितरा आई लटों को पीछे फेंकने की कोशिश की। धौंस नहीं खाने का मैं, बहुत चमकाया इस साली को बॉडी को। अभी देख हाल। अक्खा कॉलोनी उठ गया। वो सोता क्या ऊपर? नहीं सोता नहीं। डर के उपरिच बैठा। आने तो दे निच्चू, खोपड़ी नहीं तोड़ा उसका तो वो जाड़िया मेम साहब पनाएगी। मैं उसको भी नहीं छोड़ेगा।
नहीं छोड़ेगा। सांप के सामने कैसी भीगी बिल्ली सरखी बैठी होती, बोलने की नहीं सकती होती। ताप में होता मैं। मोटिया गाड़ी का पोर पोर पीटे डाल रहा था। जैसे ही वह उसे धर दबोचने के लिए पैतरा बदलता, पता नहीं कैसे मोटिया को आभास हो जाता और वह पलटकर उसके सामने सरिया तान लेता। निरुपाय वह सिर से लेकर पांव तक सिवाय कांपने के कुछ नहीं पा रहा था। कितने नौकर काम करते हैं इस सोसाइटी में, रोज निकाले जाते हैं, रोज रखे जाते। अक्सर यहाँ काम करने वाले लोगों से ही नए नौकर ढूंढकर ला देने के लिए कहा जाता। उससे भी कहा गया, न जाने कितनी बाइयों और छोकरों को उसने किसी न किसी के घर पर रखवाया। ऐसा दुस्साहसी विद्रोह स्वरूप कभी किसी का नहीं देखा। जातियों का रोना सभी रोते, मगर मुंह पर उंगली दिए। एक सीढ़ी छोड़ दूसरी पकड़ लेते। समझते जल में रहकर मगरमच्छ से वैर संभव नहीं। प्रेत पिशाच लग गया इस हरामखोर को या मगज फिर गया। साहब लोगों का गुस्सा नहीं पता अभी इसको। गाड़ी की दुर्दशा देखकर सक्सेना साहब पगलाया सांड हो उठेगा। नकीच वह मोटिया की दुर्दशा की कल्पना कर सूखे पत्ते सा कांप गया। कैसे रोके नादान को, हाथ धरने दे तब ना। मोटिया के बूढ़े नाना का मिचमिची आंखों वाला, झुर्रियों पटा, तांबई करुड़ चेहरा तावड़े की आंखों के सामने कौंध गया। पेरी क्रॉस रोड के फुटपाथ पर खिले गुलमोहर के छांवदार पेड़ के नीचे एक जर्जर छतरी को भारी पत्थर के सहारे अटकाए, टाट के मटमैले टुकड़ों पर चमड़े की कतरनों का ढेर पसारे, जंग लगे डिब्बों में कील काटे सरियाए, वह बूढ़ा मोची राहगीरों की चप्पलें जूते गांठा करता। उस दिन उसकी बरस भर पुरानी कोल्हापुरी चप्पल का अंगूठा बीच रास्ते में उखड़ गया और मोची की तलाश में इधर उधर भटकती उसकी नज़र अचानक मोटिया के नाना पर पड़ी। वह पांव घिसटता सड़क पार उसी के पास चप्पल बनवाने पहुंच गया। बूढ़े ने छुटते ही सिलाई का पूछा, सिलाई मारो कि किल्ला ठोकूं? सिलाई मारना, उसने मजबूती के ख्याल से उसे हिदायत दी। बूढ़े ने डोरा खोजते हुए पूछा, साहब आप मिलिट्री में काम करते हैं? वॉचमैन हूँ। उसने गर्व से अपनी खाकी वर्दी को आत्मुक्त नज़र से छुआ और बगैर बूढ़े के जिज्ञासा किए अपने बारे में उसे बताने को उत्सुक हो आया कि वह 25-25 माले की गगनचुंबी इमारतों वाली कॉलोनी में वॉचमैन है। खूब मोटे सेठों की रिहायश है। शत्रुघ्न सिन्हा और मौसमी चटर्जी भी वहीं रहते हैं। मौसमी मेरे को बहुत मान देती। उसके घर बहादुर को मैंने काम को रखा।